हेलो गाइस, वेलकम आप सभी का मेरे चैनल बाइज्ड वर्सेस अनबाइज्ड रिव्यूज़ में। ये है ट्राइम की स्पीड 400 10,566 किलोमीटर के आसपास रन कर लिया है। तो इस बाइक की मैं आपको डार्क साइड बताऊंगा और इसकी जो पॉजिटिव साइड्स हैं वो भी बताऊंगा, जो अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने कहीं पे भी इसके बारे में नहीं बताई है। क्योंकि इस बाइक को लेके बहुत सारी जो चीज़ें हैं अब बाद में रिवील की गई हैं। क्योंकि जो 16,000 किलोमीटर का सर्विस इंटरवल था उसमें भी एक ग्लिच है जिसको मैं आपको पूरा खोल के बताऊंगा। और मैं बताऊंगा कि अब तक मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है ट्राइम स्पीड 400 को लेके। तो गाइज स्टे कनेक्टेड टू माय चैनल बाइज्ड वर्सेस अनबाइज्ड रिव्यूज़। यहाँ पे आपको बिल्कुल अनबाइज्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हालांकि कुछ लोगों को थोड़ा सा इशू रहता है कि उनको पसंद नहीं आएगा ये वीडियो, बट मैं जो रियलिटी है वो आपके सामने रख दूँगा पूरा खोल के कि अब तक मेरा कैसा एक्सपीरियंस था। और 10,000 किलोमीटर हो चुके हैं अब इसको, तो 10,000 किलोमीटर प्लस हो चुके हैं। तो अब मेरा एक्सपीरियंस कैसा है इसको लेके, मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और मेरे को क्या क्या इस बाइक में बहुत अच्छा लगा और क्या इस बाइक में अब तक इशू आए हैं। जो मेरा फर्स्ट 5,000 किलोमीटर का रिव्यू है वो बहुत सारे लोगों ने देखा, थैंक यू सो मच। तो अब मैं बताऊंगा कि 5,000 और 10,000 किलोमीटर के बीच में मेरे को इसमें क्या क्या इशू फेस करने पड़े और इसने मेरे को क्या क्या अपना असली रूप दिखाया। कुछ प्रॉब्लम्स इस बाइक में आई टाइम के साथ, कुछ का मेरे को सॉल्यूशन दिया ट्राइम ने, कुछ का नहीं, और कुछ में मेरे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा सॉल्यूशन पाने के लिए बाइक का। तो जो ट्राइम जैसी प्रीमियम ब्रांड है उसमें भी एक कस्टमर को इतना स्ट्रगल करना पड़ा। तो अब मैं आपके सामने फर्स्ट पॉइंट जो रख रहा हूँ वो क्या है कि जब ये बाइक लॉन्च हुई थी तो बहुत ट्राइम ने और बजाज ने मिल के ये हाइप क्रिएट कर दी थी कि इसकी 16,000 किलोमीटर की सर्विस है। तो अब मैं उसकी रियलिटी बताऊंगा कि वो 16,000 किलोमीटर में अब हमें बाइक जब हमने परचेज़ कर लिया है और कस्टमर ने जब इसको 8-8 महीने में 10-10 हज़ार किलोमीटर चला लिया है, तो अब हमें क्या बताया जा रहा है वो मेरे को एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन लगी। क्योंकि ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं ऑनर मैनुअल में ऑलरेडी ही बता देनी चाहिए थी। अगर मैंने जब ये बाइक परचेज़ की तो मैंने 1,000 किलोमीटर पे जो इसका फर्स्ट इंजन ऑयल वगैरह चेकअप हुआ था, जो सर्विस हुई थी, वो तो मैंने करवा ली थी। पर मैं अपनी ओर से एडिशनली हर 5,000 किलोमीटर पे ट्राइम के ऑफिशियल सर्विस सेंटर से इसका चेकअप करवा रहा हूँ पीरियोडिक। जिसमें क्या है कि आपकी जो लेबर कॉस्ट है वो लगती है और कंज्यूमेबल का जो कॉस्ट है वो आपको पे करनी पड़ती है। तो अब इसके अंदर कंज्यूमेबल्स के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या अब तक मेरा चेंज हुआ है। एक बारी अब मेरा इंजन ऑयल जो है वो उन्होंने 100 ml रिफ़िल किया था, तो है कूलेंट रिफ़िल किया था। तो ये जो चीज़ें हैं ये मेरी बाइक में अब तक रिफ़िल हुई हैं 2 बारी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब तक जब मैंने इसको 10,600 किलोमीटर रन कर लिया है, अब तक मैंने इस पर कितने जो हैं चेकअप करवाए हैं। तो अब तक मेरे इस पर एक 1,000 किलोमीटर वाली सर्विस छोड़ के अब तक इस पर मैंने 2 चेकअप करवाए हैं मेरी बाइक पे। मेरा जो फर्स्ट चेकअप 5,400 किलोमीटर के आसपास, तो एक वो चेकअप था और एक अब मैंने इसका 10,000 किलोमीटर पे चेकअप करवाया है। तो अब मैं बताता हूँ कि चेकअप की कॉस्ट अब तक मेरे को इस पे मैंने जो इसकी मेंटेनेंस के लिए कितने पैसे मैं पे कर चुका हूँ। तो देखो, जो एक फ़र्स्ट 1,000 किलोमीटर वाली सर्विस है वो तो है ही है, वो तो आप सब लोगों को मैंडेटरी करवानी पड़ेगी। और अब मैं जो 5,000 किलोमीटर पे और जो 10,000 किलोमीटर पे मैंने इसका चेकअप करवाया है, तो अब मैं उसकी कॉस्ट बताता हूँ। तो जो इसकी अब तक लेबर कॉस्ट दोनों चेकअप की मिल के मेरे को 1,900 रुपये पड़ी है। और जो इसके कंज्यूमेबल्स की कॉस्ट है वो मेरे को अब तक कितनी पड़ी है मैं वो बताता हूँ। तो एक तो इसके अंदर मेरी सिम किट चेंज हुई थी जिसके लिए उन्होंने मेरे से 32 रुपीज़ चार्ज किया था। वो भी मैं आपको पूरा इंसिडेंट बताऊंगा कि वो क्या है। वो इंजन नॉइज़ को लेके जो अक्रॉस इंडिया प्रॉब्लम आ रही है वो डिस्कस करेंगे। और एक जो है 286 रुपीज़, उसमें क्या क्या चेंज हुआ था, उसमें इंजन ऑयल रिफ़िल किया था और कूलेंट डाला था उन्होंने। तो अब तक मेरे को ये कॉस्ट पड़ी है 10,500 किलोमीटर चलाने में। तो टोटल कॉस्ट जो ये हो गई है, लेबर कॉस्ट 1,900 रुपये और जो मेरी अब तक कंज्यूमेबल की कॉस्ट है इसके अंदर वो है 300
18 रुपये के आसपास। तो अब तक इस बाइक ने मेरे से इतना ही अगर एज ए मेंटेनेंस इन्वेस्ट करवाया है। तो अब हम इस बाइक की जो मेरे 10,000 किलोमीटर कंप्लीट हुए हैं, मेरे को क्या क्या इशू फेस करने पड़े जो कहीं पे भी यूट्यूब पे लोग मेंशन नहीं करे, पता नहीं क्यों डर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या इशू फेस करने पड़े। तो सबसे पहले जो फर्स्ट इशू है, अब मैं बताता हूँ वो क्या है, कि इसके जो इंडिकेटर्स हैं इनके अंदर मॉइस्चर हो जाता है। ये यहाँ पे इसमें क्या होता है कि मॉइस्चर आ जाता है। तो ये जो फर्स्ट अलॉट की बाइक्स हैं उनमें बहुत सारी बाइक्स में इंडिकेटर चेंज हुए हैं जिसमें भी ये प्रॉब्लम आ रही है। अभी तक मैंने ये इशू ट्रायम्फ को मेंशन नहीं किया है कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो एक ये इशू इस बाइक में है कि जो इसके इंडिकेटर्स हैं उसके अंदर मॉइस्चर इकट्ठा हो रहा है, दोनों आगे पीछे वालों में भी और फ्रंट वालों में भी। तो बहुत सारे लोगों के ट्रायम्फ ने चेंज किए हैं इंडिकेटर्स। तो एक ये इशू फेस करने को मिल रहा है ट्रायम्फ के मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ दी जो ऑनर्स हैं उनको। तो ये मेरा एक इशू है अब तक जो मेरे को फेस करना पड़ा है 10,000 किलोमीटर जो मैंने रन की है। अब जो सेकंड इशू है वो मैं बात कर रहा हूँ कि वो है मेरा चेन में। चेन की वजह से क्या हुआ था कि जो ये एडजस्टमेंट लीवर्स है चेन का, इसको अगर आप ज़्यादा इससे छेड़खानी करेंगे तो आपकी चेन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी। मेरी चेन बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी और उस चेन टाइट ज़्यादा होने की वजह से मेरे को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, मेरे को फेस करनी पड़ी जो मेरे हैंडल बार्स हैं इसमें वाइब्रेशन आ गई थी फुल दबा के। ये जो मिरर्स हैं ये पूरी तरह कांपने लग गए थे। 40 पे भी जब मैं बाइक को चला रहा था तो इसमें इन दोनों में अच्छी खासी वाइब्रेशन आ गई थी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और टैंक में भी, और जो इसके फुट रेस्ट है उनमें भी वाइब्रेशन आ गई थी। तो ये जो चीज़ मेरे को सोल्व करवाने के लिए जो ये टोटली डिपेंड कर रहा है कि आपको सर्विस मैनेजर कैसा मिला है सर्विस सेंटर पे। तो मेरे जो सर्विस मैनेजर था, मेरे को उसके साथ इतनी माथापच्ची करनी पड़ी आप सोच भी नहीं सकते। और फिर वो तो टेक्नीशियन जो है वहाँ पे, उसका थैंक यू कि उस बंदे ने इस चीज़ को समझा मेरी को, क्योंकि जो सर्विस मैनेजर है वो तो बिल्कुल इस चीज़ को इग्नोर ही कर रहा था, कह रहा था कि आपकी बाइक में वाइब्रेशन है ही नहीं। पर जो टेक्नीशियन है उसने इस चीज़ को समझा और उसने मेरे को इस पे बाइक पे बिठाया और फिर प्रॉपर चेन एडजस्ट की और फिर कहा उसने कि आप चला के देखिए सर, अब नहीं आएगी वाइब्रेशन। तो रियलिटी में ही वाइब्रेशन चली गई थी। तो मैंने उससे पूछा कि इसमें इशू क्या था, तो उसने इशू बताया कि जो आपकी चेन एडजस्टमेंट थी वो प्रॉपर नहीं थी, वो ज़्यादा टाइट हो गई थी आपकी चेन के, और वेट के अकॉर्डिंग हमने चेन एडजस्ट कर दी है, तो अब चला के देखिए। तो एक ये प्रॉब्लम थी कि मेरी पूरी बाइक वाइब्रेशन करने लगी थी चेन बहुत ज़्यादा टाइट होने की वजह से, चेन एडजस्टमेंट अनफिट होने की वजह से। तो एक ये इशू मेरे को फेस करना पड़ा। थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ कि जब मैंने ये बाइक ली और अब 10,000 किलोमीटर मैंने इस रन कर लिया है, तो क्या इसकी जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है उसमें कोई चेंज आया है। तो इसकी जो फ्रंट की ब्रेकिंग है वो जैसे मैंने स्टार्टिंग में परचेज़ की थी वैसी है अब तक। और जो इसके रियर की मैं अभी ब्रेक की बात करता हूँ, रियर वाले जो इसके ब्रेक्स हैं वो ऑर्गेनिक ब्रेक्स हैं। तो रियर में थोड़ा सा वाइट कम है, बट जो परफॉर्मेंस है जो फर्स्ट डे ये परफॉर्म कर रही थी तो आज भी ये सेम उसी तरह से परफॉर्म कर रही है। बट अब क्या है कि एक इशू मेरे को फेस करना पड़ा इन ब्रेक्स को लेके। इसमें क्या है कि जो मेरा फ्रंट डिस्क है, जो मेरी बाइक का फ्रंट डिस्क है, वो अगर मैं नॉर्मल भी चला रहा हूँ 20-30 पे, वो इस जो डिस्क पैड के है, जो डिस्क पैड है वो इस प्लेट को टच हो रहा है। तो ये मैंने मेंशन किया था सर्विस सेंटर पे, तो उन्होंने कहा कि सर सेंसर पैड है, इतना तो नॉर्मल सा वो टच होता ही है। तो देखते हैं, क्योंकि जब मैंने बाइक परचेज़ की थी तब कोई ऐसा वो टच नहीं कर रहा था, बट अब वो टच कर रहा है। तो अभी देखते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन हमें मिलेगा। एक ये प्रॉब्लम मेरे को फेस करनी पड़ रही है अभी 10,000 किलोमीटर पे इसके फ्रंट वाले डिस्क पैड में। अब बात करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये बहुत मेजॉरिटी ऑफ दी ओनर्स जो हैं स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर के सबको आ रही है। अब मैं बताता हूँ कि मेरे को अब क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इस बाइक के अंदर। जब मैंने बाइक परचेज ली की थी तो मैंने वो 5,000 किलोमीटर वाला जो रिव्यू है मेरा उसमें मेंशन कर दिया था। अब मैं 5,000 किलोमीटर और 10,000 किलोमीटर वाला के बारे में मेंशन करता हूँ। अब मेरे सामने क्या प्रॉब्लम आ गई है, अब आप यहाँ देखना कि मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ। ये ओडो से 10,559 किलोमीटर मैंने कर लिया है इन 9 मंथ। ये ट्रिप 1 आ गई है, ये ट्रिप 2 आ गई है,
ये इसकी ऑल ओवर जो आप लास्ट 25 किलोमीटर पे आपने कैसे चलाई वो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी ये दिखाएगी। ये देखिए, ये जो किलोमीटर पर लीटर है, अब ये मेरी 7 आ गई है। ये कभी 5 थी, कभी 2 है, कभी 3 है। बट जैसे ही मैंने बाइक परचेज़ की थी उस टाइम ये प्रॉपर फंक्शन कर रही थी। ये मेरी 27-26 के आसपास थी। बट अब क्या है कि ये 7 पे आके अटक गई है। अभी इसके पीछे बताता हूँ कि मैं क्या स्टोरी है। कि जब मैंने सर्विस सेंटर पे अपनी बाइक को दिया तो उन्होंने सब कुछ मेरे को ट्रिप 1, ट्रिप 2 और ये ट्रिप 1, ट्रिप 2 ये सब कुछ मेरे को ज़ीरो करके दे दिया। और मैं घर पे आ गया। उन्होंने 800-700 किलोमीटर चलाई। तो फिर भी ये क्या था कि ये जो मेरा ये वाला अभी आप देखेंगे, ये जो है मेरा ये ज़ीरो पे ही था। फिर तो मैं दोबारा फिर सर्विस सेंटर गया और फिर मैंने इसको देखा तो और उनको बताया कि ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो उन्होंने क्या किया कि इसको अपडेट कर दिया। उसमें भी एक इशू क्या था कि टेक्नीशियन तो बोल रहा था कि सर ये जो हार्डवेयर है यही चेंज कर दो, बट जो सर्विस सेंटर का मैनेजर था वो बोल रहा था नहीं कि इसको अपडेट कर दो। उसने वो मेरे को ज़्यादा ही कुछ ज्ञान देने लगा और उसने मेरे को अपडेट के लिए बोला कि अपडेट कर देते हैं, ठीक हो जाएगा। फिर उस भाई साहब ने फिर अपडेट कर दिया। 700-800 किलोमीटर तक का वेट किया, फिर भी मैंने कि मैं ये फंक्शन करने लग जाएगा, अपडेट कर दिया है। बट ये फिर भी 0 या 2 या 3 या 4 ही रहा। और फिर मैं दोबारा गया तो मैंने वहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बिहेव किया। और मैंने मेरे एक फ्रेंड है उसका जो कौनसो ये है हार्डवेयर, उसका सेम डे 1-1.5 दिन में ये चेंज हो गया। बट जो मेरे सर्विस सेंटर का मैनेजर था वो मेरे को अलग ही ज्ञान दे रहा था। वो मेरे को क्या ज्ञान दे रहा कि मैं ये चेंज नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। जबकि अक्रॉस जो इंडिया हैं वो बहुत सारे लोगों के ये इस प्रॉब्लम की वजह से हार्डवेयर चेंज हो गए थे। तो अब मेरे को क्या बोला गया है कि सर आप वेट कीजिए, एक अपडेट आएगा ट्राइम्फ की तरफ से। उसमें जो ये MID की जितने भी फ्यूल गेज वगैरह प्रॉपर शो ना होना, ये बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स इस MID में आ रही है वो आपकी सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो एक ये प्रॉब्लम मेरे सामने अब खड़ी हो गई है इस बाइक में 10,000 किलोमीटर पे। अब मैं आपको इस बाइक का एक, लोग बोल नहीं रहे हैं, बातें सबको पता है, बट मैं चुप नहीं रहूँगा। मैं आपको क्लियरली मेंशन करूँगा कि क्या क्या मेरे को इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। कॉस्ट कटिंग कहीं पे है भी तो वो क्या है कि बोल्ट्स के, ये जो मैंने चेन को यहाँ पे ये खोला, मैंने चेन को ल्यूब करने के लिए फ्रंट से, क्योंकि बहुत सारी गंदगी यहाँ इकट्ठा हो जाती है। तो जब मैं इसको क्लोज करने लगा, ये अब कंपनी वाला जो है बोल्ट नहीं है, ये मैंने अलग से बाहर से लेके इसको टाइट किया हुआ है। तो क्या हुआ कि जब मैं इसको टाइट करने लगा, मैंने इसको थोड़ा सा ही टाइट किया तो वो जो इसका बोल्ट है वो टूट गया। तो एक ये प्रॉब्लम है इसमें, अगर आप बोल्ट्स वगैरह खोल रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से खोलिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फ्री हो जाते हैं। जैसे ये वाला मेरा जो बोल्ट है, मैंने इसको यहाँ से खोलने की ट्राई की तो ये खुल नहीं रहा, बट दूसरी साइड का अगर आप खोलने जाओगे तो वो ईजी खुल रहा है। सेम क्या थोड़ा सा अनइवन है इस बाइक में। तो आप जो इसके बोल्ट्स वगैरह अगर घर पे छेड़खानी कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान रहें, क्योंकि मैंने एक बोल्ट अपना खो दिया है इस चक्कर में, इसको साफ़ करने के, यहाँ पे चेन को ल्यूब करने में और अच्छे से साफ़ करने के चक्कर में। तो मैं एक वहाँ मेरा जो बोल्ट है वो थोड़ा सा ही मैंने प्रेशर दिया था, इतने में वो टक जैसी वो टूट गया। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और अब मैं एक आपको अलग चीज़ दिखाऊंगा इस बाइक के अंदर मेरे को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो अब ये जो मेरा टैंक का ओपनर है, इसमें दिखाता हूँ मैं कि अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई है। इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई है। ये बोल्ट तो मेरा प्रॉपर टाइट है, और ये देखो ये कहीं ना कहीं, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो मेरा बोल्ट है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ अब उठ गया है, ये देखो, और इसमें ये प्ले आ गया है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये भी मेरे को पेट्रोल पंप वाले भाई ने बताया कि भाई ये तेरा बोल्ट जो है थोड़ा सा यहाँ से, जो तेरी कैप है हिल रही है, इसको यहाँ से थोड़ा सा टाइट करवा। तो ये बोल्ट अब क्या है कि ये बोल्ट वो बोल रहे हैं सर्विस सेंटर वाले ये फ्री हो गया है। तो मैंने तो कोई फ्री नहीं किया ना, अगर हुआ है तो तुम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो तुम करवाओ इसको ठीक। तो एक ये प्रॉब्लम हो गई है। अभी इसमें थोड़ा सा प्ले आ गया मेरे इस टैंक के कैप में। तो ये जो एक प्रॉब्लम मेरे को इसमें फेस करनी पड़ रही है। अब मैं बात करता हूँ 10 नंबर की प्रॉब्लम क्या है। भाई इसके जो इंडिकेटर्स हैं ना, ये बहुत नाजुक चीज़ हैं।
अगर आपका इसका एक दो बारी पाँव भी लग गया ना तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा थोड़ा सा इस साइड झुक गया था एक दो बारी पाँव लगने से ही। तो जो इंडिकेटर्स हैं ये बहुत ही इसके नाजुक हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फ्रंट वाले भी सेम इसी तरह हैं, वो बहुत नाजुक इंडिकेटर्स हैं, तो थोड़ा सा इसको लेके आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। यहाँ पे भी सेम। तो ये एक मेरे को लगा कि इसमें कॉस्ट कटिंग की है ट्राइम्फ ने। तो इंडिकेटर्स की जो ब्राइटनेस वगैरह है वो बहुत अच्छी है, बट जो ये इसकी स्टर्डीनेस है इंडिकेटर्स की वो इतनी खास मेरे को लगी नहीं। मेरे को हुई कि मेरा इंडिकेटर एक दो बारी पाँव लगने से ही ये बहुत लूज़ हो गया था, तो मैंने इसको भी एडजस्ट कर रखा है। तो एक ये प्रॉब्लम मेरे को फेस करनी। तो अब बात करते हैं कि क्या इस बाइक के अंदर, अब जब मैंने इसको 10,000 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है, क्या इस बाइक के अंदर कोई रैटलिंग नॉइज़ है। इस बाइक में अभी तक कोई भी किसी भी टाइप की कोई रैटलिंग नॉइज़ नहीं आई है कि कोई भी पार्ट कहीं से भी आवाज़ कर रहा है। तो अब तक मेरे को कहीं से भी इस बाइक के अंदर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी है कि इस बाइक के अंदर कहीं से साउंड आ रही है। अगर आप इसके प्लास्टिक पार्ट पे भी जा रहे हैं तो ये भी प्रॉपर फिट हैं, कहीं पे भी किसी भी टाइप की कोई नॉइज़ इस बाइक में मेरे को फेस करनी नहीं पड़ रही है। तो फिट एंड फिनिश और रैटलिंग नॉइज़ तो इसके अंदर बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं आ रही है। हालांकि ये इंडिकेटर लूज़ हो गए थे तो वो तो मैंने अब दोबारा टाइट कर लिया है, और कहीं से भी कोई भी किसी भी टाइप की, यहाँ से भी लाइट से भी और ये पीछे से भी कहीं से कोई रैटलिंग नॉइज़ नहीं इस प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि मेरे को 5,000 किलोमीटर पे भी ये चीज़ फेस नहीं करनी पड़ी। और अभी भी मैंने इसको 10,500 किलोमीटर प्लस रन कर लिया है, अभी भी मेरे इसके अंदर कोई भी किसी भी टाइप की रैटलिंग नॉइज़ मेरे को फेस नहीं करनी पड़ी। तो अब बात करते हैं इसकी चैन की, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे को जब मैंने बाइक परचेज़ की थी तो पूछा था कि ये बजाज और ट्राइम्फ ने मिल के बनाई है तो क्या इसकी चेन वगैरह नॉइज़ कर रही है। तो मेरे को फर्स्ट डे भी कोई इशू नहीं था, चैन नॉइज़ वगैरह कुछ चैन नॉइज़ नहीं करती, और ना अब 10,500 किलोमीटर मैंने इसको रन कर लिया है, अभी भी मेरे को सच ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। अब इस चेन के अंदर मेरे को दो इशू क्या लग रहे हैं। एक तो जो ये इसकी ओपननेस है, इसके अंदर यहाँ पे कोई भी फ्रेम टाइप का नहीं है, तो अगर जैसे ही आप ल्यूब करेंगे और डस्ट में चले गए तो पूरा डस्ट इसके चिपक जाएगा। तो इसकी एक कवरिंग थोड़ी अगर और अच्छे से हो जाती तो और परफेक्ट होता। और एक सेकंड बात मैं जो आपको मेंशन करने जा रहा हूँ वो क्या है कि जब आप ये बाइक परचेज़ करेंगे तो आपको इसके अंदर इसके साथ साथ चैन ल्यूब वगैरह कोई अच्छी कंपनी का परचेज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जब नॉइज़ करेगी चैन, जब आपकी जो चेन है प्रॉपर ल्यूब नहीं होगी या क्लीन नहीं होगी, तो पहले क्लीन करो चेन क्लीनर से और फिर चेन ल्यूब करो, तो कोई भी किसी भी टाइप की नॉइज़ आपको इस बाइक के अंदर चेन की बिहाफ से, चेन की साइड से कोई भी आपको इस बाइक के अंदर नॉइज़ फील नहीं होगी। तो ये चेन वाली इशू जो है नॉइज़ वाली इस बाइक के अंदर पहले भी नहीं थी, और अब 10,005 किलोमीटर कवर में कर लिया है मैंने, तो अब अभी भी इसके अंदर सच ऐसी कोई प्रॉब्लम मेरे को फेस नहीं हुई है। अब बात करते हैं इस बाइक की, जो एक इस बाइक में हल्ला हू मचा दिया था इंडियन मार्केट में, वो क्या था कि इसका पेंट जॉब, इसकी फिट एंड फिनिश। तो क्या अब इसके फिट एंड फिनिश पेंट जॉब में कोई मेरे को डिफरेंस फील हुआ है कि बाइक के पेंट की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो गई है, या इस टाइप से कुछ कि कहीं से फिट एंड फिनिश में अब इशू आने लगे हैं। तो मेरे को एक प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही है इस बाइक में, और वो थोड़ी सी एक कंसर्न है कहीं ना कहीं। बट मैंने जहाँ सर्विस सेंटर पे इसको दिखाया तो वो कह रहे हैं कि सर ये तो बहुत माइन्यूट सा है, इतना तो होता है। बट अगर आप 3 लाख रुपए लगा रहे हैं, शायद कुछ लोग मैटर नहीं कर रहे, बट मेरे लिए शायद मैटर कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए 3 लाख रुपए मैटर कर रहे हैं। तो इसके जो मैं अभी आपको बताता हूँ कि जो ये रबड़ वगैरह की क्वालिटी है, ये यूं की यूं प्रॉपर मेंटेन है। जो फर्स्ट डे थी और अब 10,500 किलोमीटर प्लस मैंने इसको चला लिया है, तो इसमें मेरे को कोई भी किसी भी टाइप का कोई इशू नहीं आया। ऐसे कैसा ये प्रॉपर है कि कहीं से कट गया हो कहीं से भी। अगर आप इंजन की तरफ देखेंगे तो यूं का यूं इसकी ब्लैकनेस मेंटेन है, और थोड़ा बहुत आप ध्यान रखेंगे तो यूं की यूं आपकी ये ब्लैकनेस मेंटेन रहेगी। तो कहीं से भी कोई भी इसमें पेंट को लेके किसी भी टाइप का कोई इशू नहीं आया है।
बट एक इशू जो बहुत सारे लोगों को आया है, मैं इसमें आपको फ़ोटो भी लगा दूंगा और मेरी बाइक के अंदर भी दिखा रहा हूँ कि लोग वो रस्टिंग इशू इस बाइक के अंदर थोड़ा सा पील ऑफ पेंट हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कहाँ से पील ऑफ हुआ है। और ये मेरी में नहीं, ये और भी लोगों की जो ग्रुप में है वो मेंशन कर रहे हैं। यहाँ से ये देखो, थोड़ा सा आपको फील होगा कि यहाँ से आपको रस्टिंग दिखेगी। तो एक ये प्रॉब्लम है जो मैं अब दोबारा जब मेरे सर्विस सेंटर पे विज़िट होगा तो मैं उनके सामने रेज़ करूँगा, को अब फेस करनी पड़ रही है इसके अंदर। ये जब मैंने स्टार्टिंग में बाइक परचेज़ की थी तो तब नहीं थी ये वाली प्रॉब्लम। और जो बहुत एक दो मैं आपको फ़ोटो डालूँगा इसमें वीडियो में, तो उनकी देखना आप, उनको उनकी में अच्छी खासी रस्टिंग है। तो एक ये थोड़ा सा कंसर्न है अभी, ये प्रॉब्लम मेरे को फेस करनी पड़ रही है। बाकी ऑल ओवर जो फिट एंड फिनिश है प्लास्टिक्स वगैरह का, कि कोई इस साइलेंसर पे कहीं पे भी किसी टाइप की रस्टिंग नहीं है। तो ये था एक मेरा इसको फिट एंड फिनिश को लेके और पेंट जॉब को लेके रिव्यू 10,000 किलोमीटर 500 पे। और अब मैं बात करूँगा इस बाइक के 10th नंबर पे, जो इसके सस्पेंशन है। कि कुछ लोगों की जो सस्पेंशन है, शायद हार्डली मेरे को अभी तक वो ग्रुप में एक ही केस आया है कि वो फ्रंट सस्पेंशन उनका लीक हो गया था, और जो एक बंदा है उनका भी ग्रुप में आया था। तो अब मैं इस बाइक के जो मेरे को एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में लोगों को फेस करनी पड़ रही है वो क्या है कि इसके इंजन नॉइस को लेके इशू आ रहा है। तो इसका इंजन नॉइस में क्या इशू आ रहा है, मैं आपको पूरा ये डिस्कस करता हूँ कि इसमें क्या क्या मेरे साथ हुआ। अब जब 5,000 किलोमीटर मैंने कवर कर लिए थे तो इसका इंजन जो है अजीब सी आवाज़ करने लगा था। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ क्या हुआ कि जो मेरे शिम्स हैं वो उन्होंने एडजस्ट कर दिए थे इंजन के। तो जैसे ही मैं इसको घर पे वापस लाया और 600-700 किलोमीटर मैंने इसको रन किया, तो जो मेरी इंजन की साउंड है वो चेंज होगी दोबारा, वो वही होगी जो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी साउंड को लेके। बट जैसे ही अब मैं दोबारा सर्विस सेंटर विज़िट करने गया तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि अगर इसको आप हाई रेव करके लेके जा रहे हैं सर्विस सेंटर पे, क्योंकि यहाँ से सर्विस सेंटर इसका 140 किलोमीटर पड़ रहा है मेरे को, 160-140 के आसपास। तो क्या है कि वो साउंड नहीं आएगी 1-2 दिन तक। ये मैं उनको बार बार बोल रहा था सर्विस सेंटर वालों को कि ये नहीं करेगी साउंड, आप इसको 4-5 दिन के लिए रखो। तो जो 1-2 अड़ियल सर्विस सेंटर वाले हैं वो आपकी बात को नहीं सुनेंगे, और वो इंजन जो नॉइज़ आ रही है कि उनको लगेगा कि इंजन नॉइज़ है ही नहीं। जनरल लेवल पे बात करूं, दूसरे को दूसरे की बीवी अच्छी लगेगी कि बहुत शरीफ है। ऐसे ही मेरी बाइक के साथ था, क्योंकि मैंने इसके साथ 10,500 किलोमीटर में इसके साथ स्पेंड कर चुका हूँ इतना टाइम। तो अब मेरे को पता है कि इस बाइक में क्या नॉइज़ आ रही है, कहाँ से आ रही है। तो मैं उनको यही समझा रहा था। उसके लिए मेरे को बहुत पापड़ बेलने पड़े, बट फाइनली क्या हुआ कि मैंने सर्विस सेंटर से स्विच किया और वहाँ पे मैंने पूरा प्रॉब्लम बताया कि मेरे साथ इतने टाइम से ये सब हो रहा है, तो इसका कुछ सॉल्यूशन दो। तो वहाँ पे मेरे को एक सॉल्यूशन दिया कि इसकी जो सिम्स हैं और इसके अंदर कुछ थोड़ी चीज़ें कैलिब्रेट की उन्होंने, और अब मेरी जो बाइक की साउंड है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। वरना मैंने एक वीडियो डाली है, उसमें आपको पता लग जाएगा कि कितना डिफरेंस आ गया साउंड का। और ये अक्रॉस इंडिया प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, और जो सर्विस सेंटर है वो इस चीज़ को कंसिडर नहीं कर रहा। अगर आप उनकी अगर आप कंप्लेंट करके भी जा रहे हैं, कुछ भी करके जा रहे हैं, तो वो आपको उसी सर्विस सेंटर वाले के पास ही से कांटेक्ट करवा रहा है। हम जो लोग चाह रहे हैं कि इस इशू को ट्राइम्फ खुद आके कस्टमर्स का समझे और सोल्व करे, बजाय कि सर्विस सेंटर के जो मैनेजर्स का अड़ियल एक रवैया इंडिया में चल रहा है और जो अपने आप को ज़्यादा शान समझ रहे हैं। तो वो थोड़ा सा 1-2 सर्विस सेंटर पे है कि जहाँ के सर्विस मैनेजर को अलग ही धुन चढ़ी हुई है, जो किसी की नहीं सुन रहे हैं। तो मेरी जो बाइक है, मैंने नारायणा पे, अगर आपकी बाइक प्रॉब्लम आ रही है इंजन नॉइज़ की, तो आप एक बारी नारायणा पे हरमीत भाई हैं सर्विस मैनेजर, उनसे मिलिए। बहुत जेन्युइन आदमी है। एक बार में जो आपको बंदा कम से कम बोल के तसल्ली तो दे देगा। अगर आप एक अदर सर्विस सेंटर, में नाम नहीं लूँगा, वहाँ जाएंगे ना, इतना बकवास रवैया है उस आदमी का, आप बिलीव नहीं करेंगे। तो जो सर्विस सेंटर, अगर आपको इंजन नॉइज़ आ रही है और आप दिल्ली या गुड़गांव या कहीं आसपास से हैं, तो एक बारी हरमित भाई से मिलें नारायणा पे सर्विस सेंटर पे, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
उन्होंने मेरे को कहा था कि भाई मैं भगवान तो नहीं हूँ, पर 99% है भाई विपुल कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, आप जो इतना परेशान हो रहे हैं। तो अब जब से उन्होंने वो प्रॉमिस किया और मेरी बाइक उन्होंने कहा कि पहले आप चला के देखो इसको अच्छा खासा, फिर आप हम जॉब कार्ड आपका क्लोज़ करेंगे। तो मैंने इसको चलाया, अब मैं इसको कम से कम 10,500 किलोमीटर हो चुके हैं, और मैंने जब ये काम करवाया था तब ये 7,000 किलोमीटर पे थी। तो 3500 किलोमीटर अब हो चुके हैं और मेरे को कोई भी सच ऐसी इंजन नॉइज़ की अब प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही है, और ये अक्रॉस इंडिया हो रही है बहुत सारे लोगों को। तो एक ये प्रॉब्लम अब ट्राइम स्पीड 400 में आने लगी है, बट ये सर्विस सेंटर जो हैं उस चीज़ को कंसीडर नहीं कर रहे, कस्टमर को वो नॉर्मल कह के अपने उसके घर भेज रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है इंजन नॉइज़ की। अगर आप इसको फेस कर सकते हैं और आपके अंदर इतने गट्स हैं कि आप लड़ सकते हैं और अपना सॉल्यूशन पा सकते हैं, तो आप करिए। मैंने तो बहुत लड़ाई की, मैंने ट्विटर पे भी मैसेज किए बैक टू बैक और कंप्लेंट्स भी बैक टू बैक की, तब जाके मेरे को सॉल्यूशन मिला। और यही एक, अगर आपकी प्रॉब्लम आ रही है बाइक में इंजन नॉइज़ की वजह से वाइब्रेशन भी थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएंगे आपकी बाइक में, तो ये सर्विस सेंटर वाले ये मान नहीं रहे हैं। ट्राइम के कुछ जो अच्छे सर्विस सेंटर मैनेजर्स हैं वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। जैसे मेरा जो कैलिब्रेट किया उन्होंने इंजन को और जो शिम्स किट चेंज की, उसके बाद मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, क्योंकि कस्टमर भी बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। अगर आपको भी कहीं आप दिल्ली एनसीआर कहीं भी एनसीआर के एरिया में हैं तो आप नारायणा पे हरमीत भाई से मिलें, सच ए ग्रेट पर्सन भाई, अल्टीमेट मज़ा आ गया सर्विस से। तो ये था इंजन नॉइज़ मेरे को अब 10,000 किलोमीटर के जो इंटरवल के बीच में फेस करने को मिली थी, बट अब सच ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्राइम्फ ने मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। मैं बात करता हूँ कि जो बहुत सारे लोग जो हैं, क्योंकि ये जो बाइक जिस सेगमेंट में आई ना, इस पे कोई ये तो है नहीं कि कोई 900 सीसी की बाइक चला रहा है और वो 400 सीसी पे आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ये बाइक जो इस बाइक पे लोग स्विच कर रहे हैं, मैं खुद बता, 150 सीसी की बाइक थी तो मैं इस बाइक पे स्विच किया 400 सीसी पे। तो जब 150 सीसी का बंदा 400 सीसी की बाइक पे आ रहा है तो एक क्वेश्चन क्या पुटअप कर रहे हैं लोग कि हीटिंग। देखो, मैं अब हीटिंग को लेके दो बातें बताता हूँ आपको, कि जो कंपनी बोल रही है कि जब इंजन का टेम्परेचर 85 डिग्री हो जाएगा, रेडिएटर फ़ैन है ये स्टार्ट हो जाएगा और ये 1.5-2 मिनट तक चलेगा। अब इंजन हीटिंग जो है, अगर आप ऐसी बाइक को, कोई भी 300 सीसी प्लस बाइक ले लो कोई भी इंडिया में, तो सब हीट करेंगी। अगर आप उसको चप्पल वगैरह या स्लीपर्स वगैरह डाल के चला रहे हो तो हर बाइक आपको फील होगा कि हीट करेंगी, क्योंकि 150 सीसी बाइक इतना हीट नहीं करती, वो इतनी पावर जनरेट भी नहीं करती। तो अब क्या है कि जो बहुत सारे लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हीटिंग है क्या। अगर आप हार्ले X440 में जाएंगे उसमें भी हीटिंग है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले जावा बोबर चलाई थी, उसके अंदर भी हीटिंग है। तो हीटिंग तो हर बाइक में मिलेगी अगर आप 300 सीसी से प्लस सेगमेंट में या 300 सीसी वाली बाइक को भी परचेज़ करेंगे, तो हीटिंग तो आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। और अब मैं बताता हूँ कि इस बाइक में मेरे को क्या अच्छा नहीं लग रहा। अब जो इस बाइक का जो ये रेडिएटर फ़ैन है ना, ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ी है। अब मैं थोड़े टाइम पहले ही मैंने क्या किया था कि मैंने जो अपनी जावा बोवर 42 है उसका जो रेडिएटर फ़ैन ओपन हुआ तो मेरे को पता भी नहीं लगा कि उसका रेडिएटर फ़ैन किक ऑन हो गया है। बट जब इसका रेडिएटर फ़ैन किक ऑन होगा ना, तो आपके अगल बगल के जितने भी लोग हैं ना, सबको पता लगेगा कि कुछ तो इस बाइक में रेडिएटर फ़ैन वगैरह कुछ ऑन हुआ है। तो रेडिएटर फ़ैन इसके अंदर बहुत नॉइज़ी है और इंजन हीट तो करता है, हीटिंग तो है इसके अंदर। बट अगर आप शूज़ वगैरह पहन के चलाएंगे तो आप इतनी भी अनबेरेबल हीट नहीं होगी। और जो हीटिंग पैटर्न है, जो ये हीट फेंकती है, वो किस साइड फेंक रही है, वो इस साइड जाएगा आपका, वो हीटिंग आपके पाँव से दूर जाएगी, इस साइड जा रही है, तो वो इस तरह से स्प्रेड हो रही है हीट। ये नहीं है कि आपके पैर में लगेगी। और एक जो मेरे को अब इस बाइक में प्रॉब्लम क्या लगी कि जो मेन हीट आपको फील होगी ना, वो आपको आपके एंकल्स वगैरह पे फील नहीं होगी, वो आपको आपकी लेफ़्ट अंडर थाई के यहाँ पे फील होगी। इस एरिया में से एक अलग से ही हीट का ब्लास्ट आता है जो आपको फील होगा कि हाँ बाइक यहाँ से हीट कर रही है। बस एक ये प्रॉब्लम अब मेरे को फेस हुई है थोड़ी सी 10,000 किलोमीटर पे,
वरना बाइक बहुत मस्त है। इंजन हीटिंग तो सब बाइक करेंगी। तो ये था मेरा एक इंजन हीटिंग को लेके और इसके रेडिएटर फ़ैन की नॉइज़ को लेके, और ये कहाँ से आपको थोड़ा सा अनइवन हीट फील होगी यहाँ से। जब आप लेफ़्ट साइड पे अब बाइक को 200-150 किलोमीटर चलाएंगे तो यहाँ से आपको हीट फील होगी, क्योंकि मैंने इस बाइक को एक दिन में 632 किलोमीटर चलाया है और वो भी अच्छी खासी स्पीड पे। तो अब मैं इसकी हर चीज़ के बारे में आपको बता सकता हूँ जो आपको यूट्यूब पे, जब ये बाइक लॉन्च हुई तब बाइक तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने हमको दिलवा दी कि अच्छी है, फिट एंड फिनिश अच्छा है, बट अब वो कहीं ना कहीं छुप गए हैं और लोगों को सच्चाई बता नहीं रहे हैं जो अब ये सब चल रहा है इस बाइक में। अब मैं एक बारी दोबारा आपके साथ जो मेरी प्रॉब्लम है वो मैं डिस्कस करूँगा इंजन को। देखो, कुछ बाइक्स में टैपेट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, कुछ में चेन टेंशनर की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो कुछ बाइक में चेन टेंशनर चेंज हुआ है और कुछ में शिम्स, जैसे मेरी में शिम्स एडजस्ट भी हुए हैं, शिम किट चेंज भी हुई है, कुछ चीज़ें कैलिब्रेट की हैं उन्होंने अपर हेड खोल के। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है क्योंकि ट्राइम्फ को भी और ट्राइम्फ से परमिशन लेनी पड़ती है इसका इंजन हेड खोलने के लिए। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा प्रॉब्लम का। जैसे मेरा हुआ, मैंने काफ़ी फ़ाइट की अपने दम पे अकेले और मेरे को सॉल्यूशन मिला। तो क्या है कि मेरे पास बहुत सारे अभी भी लॉ कॉन्टैक्ट में है जिनका चेन टेंशनर चेंज हुआ है और उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। किसी की शिम एडजस्ट हुए हैं, जैसे मेरी बाइक में शिम एडजस्ट हुए थे, तो सॉल्यूशन कहीं ना कहीं मिल गया है हमें। तो बस आपका ये डिपेंड करता है कि आपके सर्विस में सेंटर में जो मैनेजर है वो कितना आपको ईजीली सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। बस एक यही थोड़ी सी जो है इस बाइक में, सर्विस सेंटर मैनेजर्स जो हैं उनका थोड़ा कहीं ना कहीं, एक दो सर्विस सेंटर ऐसे हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कस्टमर के लिए, क्योंकि वो कस्टमर की जो प्रॉब्लम है उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे। तो ये थोड़ा सा ट्राइम्फ को ध्यान देने की ज़रूरत है। अब एक इशू इस बाइक में, हालांकि मेरी बाइक में अब तक मेरे को फेस नहीं हुआ है, बट मैं आपको वैसे डिस्कस कर रहा हूँ जो लोग ग्रुप्स में बता रहे हैं, और यूट्यूब पे भी लोग पता नहीं क्यों मेंशन नहीं कर रहे हैं। अगर किसी की प्रॉब्लम है और आप सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं और प्रॉब्लम आ रही है तो मेंशन करने में कुछ नहीं जा रहा। तो क्या है, कुछ बाइक्स में फ्रंट जो ब्रेक है वो बहुत ज़्यादा प्रेस होने के बाद भी लग नहीं रही है फ्रंट डिस्क, और लग भी रही है तो वो फ्री हो रही है। तो ये एक कुछ फ्रंट डिस्क को लेके इस बाइक में प्रॉब्लम आ रही है लोगों की। हालांकि मेरी बाइक में अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं आया है। मैंने 10,500 किलोमीटर प्लस इसको रन कर लिया है, मेरी परफेक्टली काम कर रही है। ये जस्ट मैं मेंशन कर रहा हूँ कि थोड़ी सी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है इस बात को लेके। अब बात करते हैं कि इस बाइक के जो गियर्स हैं उनकी शिफ्टिंग में क्या कोई हार्डनेस, स्मूथनेस इस टाइप से कुछ फ़र्क पड़ा है। तो जो फर्स्ट डे थी इसके गियर शिफ्टिंग थोड़ी सी हार्ड है। अगर आप हिमालयन की टेस्ट राइड लेके आएंगे, आपके पास हिमालयन है, तो आपको पता होगा कि उसकी कितनी स्मूथ है। बट इसमें जो गियर शिफ्टिंग है थोड़ी सी हार्ड है। तो गियर शिफ्टिंग में मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है 10,500 किलोमीटर पे। कोई भी किसी भी टाइप का अब तक मेरे को गियर शिफ्टिंग को लेके कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं जो ये TR सीरीज़ का 400 सीसी का इंजन ट्राइम्फ ने प्रोवाइड कर दिया है, तो क्या अब 10,500 किलोमीटर मैंने इसको प्लस इसको चला लिया है 9 मंथ में, तो क्या इसकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं ड्रॉप हुई है या इंक्रीज़ हुई है। तो जो इसकी परफॉर्मेंस है भाई वो ना ड्रॉप हुई है ना इंक्रीज़ हुई है। जो ये परफॉर्म कर रही थी फर्स्ट डे, ये आज स्टिल वैसा ही परफॉर्म कर रहा है इंजन। इसके इंजन में कोई भी मेरे को प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। तो इंजन परफेक्टली काम कर रहा है और हाई कैपेसिटी, बहुत ही पावरफुल इंजन है। और इस सेगमेंट में सिंगल सिलेंडर में ये सबसे रिफाइन इंजन मेरे को लगा किसी भी बाइक में अब तक। तो बहुत रिफाइन इंजन है भाई। तो ट्राइम्फ का ये इंजन जो है बहुत ज़्यादा रिफाइन है, परफॉर्मेंस में कोई ड्रॉप नहीं हुआ है किसी भी टाइप का। अब बात करते हैं जो एक स्टार्टिंग में जब मैंने बाइक परचेज़ की थी तो मेरे को क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि ये बाइक स्टॉल कर रही थी। तो स्टॉल कर रही थी तो वो बहुत रिस्की सिचुएशन क्रिएट कर रही थी जब भी मैं टर्न वगैरह पे मुड़ रहा था। कि क्या हो रहा था स्टॉलिंग में, ये इंस्टेंट एकदम क्लच छोड़ते ही बंद हो रही थी। बट ट्राइम्फ ने जो क्या है कि
एक सॉफ्टवेयर अपडेट दिया और उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बट अभी भी क्या है, कुछ लोगों को जो ग्रुप्स में बात चलती है हमारे ट्राइम्फ ओनर्स के, तो अभी भी कुछ लोगों को वो स्टॉलिंग इशू फेस करना पड़ रहा है। बट मेरी बाइक में वो अपडेट आने के बाद 10,500 प्लस किलोमीटर हो चुके हैं, मेरे को वो स्टॉलिंग इशू दोबारा फेस नहीं करना पड़ा। बट अभी भी जो कुछ लोग हैं उनकी बाइक में वो इशू यूं का यूं मेंटेन है। तो मेरी बाइक में अभी तक 10,500 किलोमीटर हो चुके हैं, किसी भी टाइप का कोई स्टॉलिंग अब इशू नहीं है। जो पहले आया था और ट्राइम ने अपडेट प्रोवाइड किया वो परफेक्टली काम किया मेरे लिए, और अभी इसके अंदर कोई भी स्टॉलिंग इशू मेरे को फेस नहीं करना पड़ रहा है बाइक के अंदर। अब मैं एक बात करता हूँ, हालांकि वो मेरा बाइक में इशू नहीं है, बट जो लोग हैं वो कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनकी बाइक एक साइड राइट साइड पुल कर रही है। मेरी बाइक 10,500 प्लस किलोमीटर हो चुके हैं, मेरी बाइक में सच ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है कि बाइक एक साइड पुल कर रही है। बट मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ कि लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि उनकी बाइक जो है वो एक साइड राइट साइड पुल कर रही है थोड़ा सा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये लोगों को फेस करनी पड़ रही है इस बाइक में। मेरे को ऐसी सच कोई प्रॉब्लम अभी तक आई नहीं है, बट मैं थोड़ा सा हाईलाइट करवा रहा हूँ आपको कि ये बाइक जो है राइट साइड लोगों की पुल कर रही है, और ये अच्छी खासी बाइक में प्रॉब्लम आ रही है अभी जो ग्रुप में हमारे बात चल रही है। तो मैं जस्ट आपका ध्यान दिलवा रहा हूँ कि आप जब डिलीवरी लें तो अच्छे से एक बारी चेक करके फिर लें। प्रॉब्लम इस बाइक में जो ग्रुप में एक बंदे ने हमारे डाली थी वो क्या थी कि जो ये वाला जो ये रियर ब्रेक का है ये उसका फ्रेम को हिट कर रहा था और यहाँ पे निशान पड़े हुए थे। तो अब मैं आपको फ़ोटो डाल रहा हूँ तो आपको वहाँ पे क्लियरली मेंशन हो जाएगा कि जब आप बाइक लें तो थोड़ा सा बाइक को केयरफुली इंस्पेक्शन करें, सब कुछ चेक करें। आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, उसमें देखिए आप कि मैं क्या मेंशन कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ये कहाँ पे उसकी ये वाली ये यहाँ पे फ्रेम पे हिट कर रही थी और निशान पड़ गए थे। तो आप जब बाइक लें तो अच्छे से प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। तो अब हम बात करते हैं कि फ्यूल इकोनॉमी कितना दे रही है ये बाइक। तो इस बाइक की फ्यूल इकोनॉमी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो भाई जो ये फ्यूल इकोनॉमी प्रोवाइड कर रही है, इसने मेरे को अब तक जो सबसे अच्छी फिगर प्रोवाइड की है वो की है 38 की। 38 की कैसे की है, अगर आप इसको 80 तक चलाएंगे 6th गियर में तो और बुरी तरह इसको एक्सेलरेट नहीं करेंगे तो ये आपको फ्यूल इकोनॉमी है वो 38 की इसने मेरे को दी है। एक बार इसने 32 की दी है और एक बार आप मानेंगे नहीं इसने मेरे को 22 की फ्यूल इकोनॉमी दी है। वो कब दी है, जब मैंने इसको 100 प्लस बहुत लंबी टूरिंग की थी 160 किलोमीटर की और इसको 100 प्लस चलाया था, तब इसने मेरे को 22 की फ्यूल इकोनॉमी दी थी। तो फ्यूल इकोनॉमी डिपेंड करती है कि आपका राइडिंग स्टाइल कैसा है, कि आप बहुत हार्ड एक्सेलरेट कर रहे हैं या किस टाइप से एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो फ्यूल इकोनॉमी टोटली वो मैटर उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे बाइक को चला रहे हैं। तो फ्यूल इकोनॉमी सब्जेक्टिव मैटर है टोटली। मेरे को अच्छे से अच्छे फिगर इसने निकाल के 38 दी है और बुरे से बुरे फिगर इसने निकाल के मेरे को हाईवे पे दी है। जब मैंने 100 प्लस इसको लगातार 110 चलाया तो इसने जब मेरे को फ्यूल इकोनॉमी दी 22 की। तो टोटली डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्टाइल पे आपकी फ्यूल इकोनॉमी। अब मैं बात करता हूँ जो ये अपोलो के अल्फ़ा H1 है, ये मेरे को मिले थे, मेरी फर्स्ट अलॉट की बाइक है। तो क्या ये अपोलो अल्फ़ा H1 की परफॉर्मेंस मेरे को कैसी लगी भाई, टॉप क्लास। मैंने इसको बहुत चलाया, बाइक को 10,500 किलोमीटर हो चुके हैं, तो भाई टॉप क्लास परफॉर्म कर रहे हैं भाई। अगर आप इसको मडी प्लेसेस पे लेके जाओगे ना बाइक को तो ये जो टायर है अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, बट अगर आप इसको नॉर्मल रोड पे चलाएंगे कंक्रीट के या किसी भी टाइप के तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। टॉप क्लास परफॉर्म कर रहे हैं ये टायर्स, बहुत अच्छी क्वालिटी के। मेरे को अपोलो अल्फ़ा H1 ही चाहिए था और मेरे को ये टायर मिले, तो टॉप क्लास परफॉर्मेंस है। और नंबर ऑफ़ पंचर्स मैं बताता हूँ कि अब तक मेरे को कितने पिछले वाले टायर में एक पंचर हुआ है अब तक। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत मस्त चल रहे हैं, बहुत अच्छी आपको ग्रिप प्रोवाइड करेंगे ये रोड्स पे। तो अब बात करते हैं कि इसके क्लच
क्या इसका क्लच हार्ड हो गया है, लूज़ हो गया, किस टाइप से क्या है। जो इसके क्लच की परफॉर्मेंस है वो जो फर्स्ट डे थी वो वैसे ही परफॉर्म कर रहा है, और जो इसका स्लीपर क्लच एंड स्लीपर असिस्ट है वो भी बहुत अच्छा बहुत ही फाइन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि मैंने एक दो बारी पैनिक में वो ब्रेकिंग की है स्लीपर क्लच वाली, तो बहुत अच्छा जो है ये परफॉर्म कर रही है बाइक। और जो क्लच है जो 10,500 प्लस इसको किलोमीटर हो गए हैं, तो क्लच की परफॉर्मेंस वैसी है जो फर्स्ट डे थी, ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड नहीं हुई है ये क्लच वगैरह, तो परफेक्टली काम कर रही है बाइक की क्लच। अब बात करते हैं जो ये ट्रायम्फ स्पीड 400 है, इसका बेस्ट स्वीट स्पॉट कौन सा है बाइक का चलाने को। जो इंडियन रोड की कंडीशन है भाई, कोई भी कहीं से भी रोंग साइड आ जाता है, कभी कोई कुत्ता आ गया सामने, कभी कुछ, तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने इसको बेस्ट जो इसके लिए स्पीड और जहाँ पे कंफर्टेबल रहती है और इंजन स्ट्रगल नहीं करता और फ्यूल इकोनॉमी भी देगी आपको और आपके कंट्रोल में भी रहेगी, तो मेरे को लगता है कि 80 to 90 पे आप चलाएं, आपको अच्छी खासी फ्यूल इकोनॉमी मिलेगी और आपको कोई भी किसी भी टाइप का आपकी लाइफ को भी रिस्क नहीं है, और आप हाईवे या रोड्स पे इंडियंस पे सेफ रहेंगे। तो मेरे को बेस्ट स्वीट स्पॉट लगा इस बाइक का चलाने का। आप होल डे क्रूजिंग करते रहेंगे अगर आप इसको 80-90 चला रहे हैं। रेट देता हूँ जो ये इसका फ्यूल गेज को लेके और ये जो इशू आ रहा है कि ये एकदम ड्रॉप हो जाते हैं, तो अब मैं आपको एक अपडेट दे रहा हूँ कि ट्रायम्फ का इसको लेके एक सॉफ्टवेयर अपडेशन आएगा, वो थोड़े दिन में आ जाएगा। ये मेरे को सर्विस सेंटर के जो मैनेजर हैं उन्होंने बताया था। तो उससे क्या होगा कि जितनी भी ये इसकी प्रॉब्लम्स हैं एमआईडी की, फ्यूल गेज की, और जो मैं आपको दिखा रहा था कि ये 7 अभी देखना, ये 7 किसी के में 7 है, किसी में 1 है, किसी के में 0 है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं अब सॉल्व हो जाएंगी उस अपडेट से, ये ट्रायम्फ ने बोला है और एक सर्कुलर दिया है जो सर्विस मैनेजर्स हैं ट्रायम्फ के। अपना 10,500 किलोमीटर मैंने चला लिया है, तो मैं आपको अपना फाइनल वर्डिक्ट बताऊंगा इस बाइक को लेके कि ट्रायम्फ स्पीड 400 आपको लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए। तो सबसे पहले इसकी जो मेरे को सबसे मस्त बात लगी वो है इस बाइक की हैंडलिंग, टॉप क्लास हैंडलिंग। आप इसको अगर फर्स्ट टाइम बैठ के चलाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप 400 सीसी सेगमेंट की बाइक चला रहे हैं और फर्स्ट टाइम चला रहे हैं। इतनी अच्छी आप इस बाइक की जो हैंडलिंग से इतने अच्छे एक बार में फैमिलियर हो जाएंगे, आपको अलग ही मज़ा आ जाएगा। और जो अब सेकंड में इसकी खासियत की बात करता हूँ वो क्या है, इस बाइक का कंट्रोल। ये बाइक मॉडर्न रेट्रो लुक प्लस स्पोर्टी परफॉर्मेंस आपको देगी। तो इस बाइक को अगर आप लीन करेंगे या हाई स्पीड पे चलाएंगे तो आप फुल कंट्रोल फील करेंगे, क्योंकि जो इसके सस्पेंशन हैं और इसके ब्रेक्स हैं और जो इसकी हैंडलिंग है वो कोऑर्डिनेशन में इतना ज़बरदस्त काम करती है ना, कभी भी आपको ये बाइक ये ऐसा फील नहीं कराएगी कि ये कंट्रोल से बाहर हो गई है। और जो अब मैं इसकी थर्ड चीज़ की बात करता हूँ कि जो इसका इंजन है उसकी परफॉर्मेंस, अगर इंजन का जो फ़ैन नॉइज़ी है और हीट करता है, बट जब आप इस इंजन की परफॉर्मेंस देखेंगे, इस आर सीरीज़ 400 सीसी के इंजन की परफॉर्मेंस जब आप फील करेंगे तो आपको अलग ही लेवल का मज़ा आएगा। आप हीटिंग वीटिंग एक साइड सब भूल जाएंगे, आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देगा ये। बहुत ज़बरदस्त इंजन है इस सेगमेंट में, इस रेंज में ये सबसे रिफाइन इंजन मेरे को लगा, क्योंकि मैंने हार्ले X440 भी चलाई है तो ये मेरे को बहुत रिफाइन लगा, बहुत ज़्यादा रिफाइन। तो एक इंजन जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है, और जो एक इसके ब्रेक्स हैं वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फ्रंट जो ब्रेक है वो सिंटर के हैं, सिंस्टर हैं ब्रेक पैड्स, और जो रियर है वो ऑर्गेनिक है, तो मिल के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन में। तो बहुत ज़बरदस्त इस बाइक के अंदर, तो इस बाइक के अंदर आपको परफॉर्मेंस मिल रही है, हैंडलिंग मिल रही है, टायर की टायर बहुत अच्छे मिल रहे हैं। पेंट जॉब में जो एक इशू आया है वो थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा और आपको अपडेट करूंगा। जो इंजन नॉइज़ को इशू आया था वो मेरा रिजॉल्व हो गया है, वो अक्रॉस इंडिया और लोगों को आ रहा है, तो देखते हैं कि उनका सॉल्यूशन होगा या नहीं। मैंने तो अपना बहुत ही फाइट वाइट करके सॉल्व करवा लिया था। और क्या है कि इस बाइक को लेके अब मैं बताता हूँ कि
इस सेगमेंट में, इस प्राइस में जो ये क्लास दे रही है बाइक, वो कोई भी नहीं दे सकती। 170 केजी में ये पावर जो है, पॉकेट रॉकेट जो है, ये बहुत रियलिटी में ही पॉकेट रॉकेट है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये केवल मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरे पास बाइक है तो मैं इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ। जो इसमें इंजन नॉइज़ की प्रॉब्लम आई थी मैंने वो बताई आपको, जो इसमें रस्टिंग का एक इशू आ रहा है वो और भी बाइक्स में आ रहा है, वो भी मैंने आपको बताया। और जो इसमें क्या बोलते हैं कि और जो एक दो इशू मेरे को आए, मैंने सब आपके साथ डिस्कस किए। तो थैंक यू गाइस, स्टे कनेक्टेड टू माय चैनल बाइज्ड वर्सेस अनबाइज्ड रिव्यूज़ एंड शेयर माय वीडियोस एंड लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको ट्राइम्फ स्पीड 400 के ओनर्स का ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप लिंक है वो, आप ज्वाइन कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है बाइक में तो आप जो है मेरे को मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट, मैं आपको श्योर रिप्लाई दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि मेरे को किस तरह से बाइक की जो मेरे को प्रॉब्लम आई थी उनका सॉल्यूशन मिला। क्योंकि जो लोग विज़िट कर रहे हैं सर्विस सेंटर्स, उनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है अभी प्रॉब्लम का, इंजन वाली का स्पेशली। तो स्टे कनेक्टेड टू माय चैनल बाइज्ड वर्सेस अनबाइज्ड रिव्यूज़। तो ये था मेरा 10,500 प्लस किलोमीटर का एक्सपीरियंस अब तक का बाइक का। तो और मैंने आपको सब पॉजिटिव नेगेटिव सब बता दिया कि इस बाइक में कैसा क्या है। तो थैंक यू गाइस, स्टे कनेक्टेड टू माय चैनल, थैंक यू सो मच।